सुनीता मिस्टर शर्मा के घर काम करती है। शर्मा जी स्वभाव के बहुत दयालु और मिलनसार व्यक्ति हैं। शुक्रिया साहब, आपने मेरे दीपक का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में करवा दिया। आपका मुझ गरीब पर बहुत बड़ा एहसान है। कोई बात नहीं सुनीता, बल्कि अच्छा ही है। दीपक अच्छे स्कूल में पढ़ लिख जाएगा तो बड़े होकर वो तुम दोनों का सहारा बनेगा। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, अच्छा मेम साहब, चलती हूँ। मम्मी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? दीपक मेरे स्कूल में एडमिशन ले रहा है। अब वो हमारी नौकरानी सुनीता का बेटा मेरे स्कूल में और मेरी क्लास में पढ़ेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या करूं बेटा, तेरे पापा तो बहुत ही सीधे हैं। जरा सा सुनीता ने उनके आगे 4 आंसू क्या बहा दिए, उन्होंने फौरन स्कूल के प्रिंसिपल को फोन मिला दिया। वो दीपक अपने स्कूल में फर्स्ट आया था, इसलिए उसे आसानी से तेरे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बाकी तू चिंता मत कर, उस दीपक को मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रितु, तुम अपने बेटे को ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? ऐसी बातें कौन सिखाता है? दीपक हमारे घर काम करने वाली सुनीता का बेटा है, तो इसमें हर्ज क्या है? उसे भी पढ़ने का पूरा हक है। उसके पिता बीमार रहते हैं, दोनों पति पत्नी इतना नहीं कमा पाते। अगर हमने दीपक का एडमिशन करवा भी दिया तो पढ़ लिख कर अपने माता पिता का सहारा बनेगा। हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। अरे हर किसी की मदद ही करते रहेंगे क्या? कुछ तो सोचना चाहिए। अगर दीपक क्लास में हमारे बेटे रोहन से आगे निकल गया तो कभी सोचा है? वैसे भी मैंने सुना है 5th क्लास में अपने स्कूल में फर्स्ट आया था। मैंने रोहन को कह दिया है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हमारा रोहन किसी से कम थोड़ी है। अगले दिन से सुनीता का बेटा दीपक भी स्कूल जाने लगा, पर रोहन दीपक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 26 जनवरी आने वाली थी। रोहन की क्लास में भी सब बच्चे रिपब्लिक डे की तैयारी कर रहे थे। बच्चों, 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस है। आप सब बच्चे चार्ट पेपर पर 26 जनवरी के लिए सुंदर ड्राइंग बनाकर लाओगे। जिन बच्चों की ड्राइंग सबसे अच्छी होगी उन बच्चों को प्रिंसिपल मैम की तरफ से इनाम दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूरी मेहनत के साथ ड्राइंग बनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखना पीयूष, सबसे सुंदर ड्राइंग मैं ही बनाकर लाऊंगा। ओए दीपक, सुन, एडमिशन तो तूने मेरी क्लास में ले लिया, पर याद रख, तू मेरे से आगे इस स्कूल में नहीं बढ़ सकता। पहले वाले स्कूल में तो तू फर्स्ट आ गया, पर यहाँ हर चीज में सिर्फ रोहन फर्स्ट आता है। कोई बात नहीं रोहन, अगर तुम जीते तब भी मुझे इतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपने जीतने पर होगी। यार रोहन, तू इस दीपक से इतना चिढ़ता क्यों है? ये तो तेरे से बहुत अच्छे से बात करता है। तू जानता भी है ये मेरे घर काम करने वाली नौकरानी का बेटा है। ये लोग बहुत गरीब हैं, इतने फटे हुए कपड़े पहनते हैं, इतने पुराने से टूटे हुए घर में रहते हैं ये लोग। एक दिन इसकी मम्मी काम पर नहीं आई थी तो मैं मम्मी के साथ देखने गया था। बहुत अंदर गंदी सी गलियों में जाकर इनका घर है, सारी झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है वहां। सचमुच बहुत बदबू आ रही थी। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं तो रोजाना नहाकर आता हूँ और कभी कभी ये मेरे साथ लंच भी कर लेता है। अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी बैठकर लंच नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे पास से भी बदबू आने लगेगी। रोहन और पीयूष की बातें सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। घर जाकर दीपक अपनी मम्मी सुनीता से कुछ पैसे मांगता है। मम्मी, मुझे स्कूल में गणतंत्र दिवस पर चित्र बनाकर ले जाना है। मुझे थोड़ा सा सामान खरीदना है। पापा से पैसे मांग लूं क्या? नहीं नहीं दीपक, पापा से मत मांग। काम से थके हुए हैं, सोने दे। मैं शाम के बर्तन करने जा रही हूँ, मालकिन से कुछ रुपए उधार ले आऊंगी। तू परेशान मत हो। अच्छा बेटा, कुंडी लगा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुनीता काम पर जाती है। वो जैसे ही कुछ रुपए उधार मांगती है, मालकिन रितु उसे ताने देने लगती है। ये ले पकड़, पूरे 100 रुपए हैं, इस महीने की तनख्वाह में से काट लूंगी। और हाँ, जो स्कूल फीस के पैसे जमा करवाए थे वो भी इस महीने से तनख्वाह में से काटने शुरू कर रही हूँ। मम्मी, मुझे पता है दीपक मेरे से अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता। आप फालतू में ही सुनीता आंटी को 100 रुपए पकड़ा रही हो। सुनीता आंटी, देखना कंपटीशन मैं ही जीतूंगा। तो और क्या, मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी है। इतनी बढ़िया जगह से ड्राइंग सिखाई है मैंने अपने बेटे को। बहुत अच्छी ड्राइंग करता है मेरा रोहन। सुनीता रोहन की बातों पर मुस्कुरा देती है और 100 रुपए लेकर घर लौट आती है। दीपक 26 जनवरी के लिए चित्र बनाने का सामान खरीद लाता है और एक बहुत ही सुंदर चित्र तैयार करता है।
उधर रोहन भी अपनी ड्राइंग बना रहा था। अगले दिन सब बच्चे स्कूल में अपना अपना चार्ट पेपर लेकर पहुंचते हैं। रोहन अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल जाता है। पीयूष, अब मैं क्या करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इतनी मेहनत से ड्राइंग तैयार की थी। हाँ, चल अच्छा हुआ तो चार्ट पेपर घर पे भूल आया। अब इस ड्राइंग कंपटीशन को मैं ही जीतने वाला हूँ। ये देख, मैंने कितना सुंदर रिपब्लिक डे का चित्र बनाया है। अच्छा, मैं तो हॉल में जा रहा हूँ। अब तू क्या करेगा आकर? तू यहीं क्लास में बैठा रहे। रोहन और जोर जोर से रोने लगता है। तभी दीपक उसके पास आता है। रोहन, ये लो, तुम मेरी ड्राइंग स्टेज पर दिखा दो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जानता हूं तुम्हारा बहुत मन था कि तुम इस कंपटीशन में भाग लो, इसलिए तुम मेरी ड्राइंग शीट दिखाकर इस कंपटीशन में भाग ले सकते हो। अगर मैंने तुम्हारा चार्ट पेपर स्टेज पर दिखा दिया तो तुम क्या दिखाओगे, उसकी तुम चिंता मत करो। मेरे पास एक और ड्राइंग है, ये देखो, मैं ये वाली दिखा दूंगा। पर ये तो अभी पूरी तरह बनी भी नहीं है, इसमें तो रंग भी नहीं भरे हुए हैं। क्या बात है बच्चों, तुम यहाँ बातें कर रहे हो और हॉल में कंपटीशन शुरू भी हो चुका है। अपना अपना चार्ट पेपर पकड़ो। और दीपक, तुमने अपनी ड्राइंग में कलर भी नहीं भरे। अच्छा ठीक है, चलो अब देर मत करो। रोहन, तुमने तो बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है। वेरी गुड, चलो अब दोनों हॉल में जाओ। आज सभी बच्चों में फर्स्ट नंबर पर रोहन की ड्राइंग आई है। सब बच्चे रोहन के फर्स्ट आने पर जोरदार ताली बजाएंगे। सेकंड नंबर पर ध्रुव, एक बार ध्रुव के लिए भी जोरदार तालियां। और थर्ड नंबर पर पीयूष, पीयूष के लिए भी जोरदार तालियां। रोहन तो अपना चार्ट घर पर ही भूल आया था, फिर इसके हाथ में ये चार्ट पेपर किसका है जिसकी वजह से ये फर्स्ट आया है? प्रिंसिपल मैम के हाथों से रोहन को प्रथम पुरस्कार मिलता है। रोहन दीपक की तरफ ही देख रहा था। वो बहुत शर्मिंदा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने दीपक को हमेशा गरीब और नौकरानी का बेटा बोला। कितनी नफरत करता था मैं दीपक से, पर आज मुझे फर्स्ट प्राइज जीतते देखकर भी दीपक के चेहरे पर कितनी खुशी है। पर इस इनाम का असली हकदार तो दीपक है। मुझे ये सच्चाई प्रिंसिपल मैम को बतानी ही होगी। प्रिंसिपल मैम, मुझे आपसे कुछ कहना है। इस इनाम का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दीपक है। आप ये प्राइज उसको दे दीजिए मैम। मैं तो अपना चार्ट पेपर घर पर ही भूल आया था, पर दीपक ने मुझे अपना चार्ट पेपर दे दिया। ये ड्राइंग दीपक ने की है। रोहन सारी बात हॉल में मौजूद टीचर्स और बच्चों के सामने कहता है। प्रिंसिपल मैम रोहन की ईमानदारी पर बहुत खुश होती हैं। एक ट्रॉफी रोहन के लिए भी लाई जाए। तुम दोनों हमारे स्कूल का गौरव हो। गॉड ब्लेस यू बोथ। इसके बाद स्कूल में 26 जनवरी के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। सब बच्चे मिलकर धूमधाम से रिपब्लिक डे मनाते हैं। घर आकर रोहन सारी बात अपने मम्मी पापा को बताता है। रोहन की मम्मी रितु भी दीपक के इस व्यवहार से बहुत खुश थी। उस दिन के बाद मालकिन रितु ने भी अपना व्यवहार बदल लिया। रोहन भी अब दीपक का अच्छा दोस्त बन गया था। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में गरीबों की बस्ती थी, जिसमें सरकार द्वारा बनाए गए घरों में कुछ गरीब परिवार रहते थे। अपना जीवन बहुत कष्ट में व्यतीत करते थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। कभी एक टाइम का खाकर और कभी बिना खाए ही सो जाते थे। उसी गांव में एक मुखिया जी भी रहते थे। वो सभी बस्ती वाले अपनी शिकायतें और सलाह लेने के लिए हमेशा मुखिया जी के पास ही जाया करते थे। मुखिया जी बहुत नेकदिल इंसान थे। वो सभी की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, उस बस्ती में एक बड़ी सी गाड़ी में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है। उसका नाम रवि होता है। रवि अपनी गाड़ी से उतरकर बस्ती के एक व्यक्ति सुरेश को नमस्ते करता है और कहता है, मैं इन बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आप सभी बस्ती वालों को यहाँ बुला लेंगे? ये बात सुन सुरेश सबसे पहले दौड़ा दौड़ा मुखिया जी के पास पहुँचता है और कहता है, मुखिया जी, हमारी बस्ती में एक बड़ा धनवान व्यक्ति आया है और वो कह रहा है कि उसे सभी बस्ती वाले भाइयों से कुछ बात करनी है। ये बात सुनकर मुखिया जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भला वो धनवान व्यक्ति हमारी बस्ती वालों से क्या बात करना चाहता है। तुम सभी बस्ती के सभी भाइयों को इकट्ठा करो और वहाँ लेकर जाओ, और इतने में मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। सुरेश ये बात सुनते ही सभी बस्ती वालों को बुलाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उस धनवान व्यक्ति के पास मुखिया जी और सभी बस्ती वाले भाई इकट्ठा हो जाते हैं। नमस्कार मुखिया जी, मेरा नाम रवि है। नमस्कार रवि जी, क्या बात है रवि जी? गरीब लोगों से काफी लगाव है और मैं उनकी बहुत मदद करता हूँ और सम्मान भी करता हूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं उन पैसों से गरीब लोगों की मदद करता रहता हूँ। ऐसी ही मदद करते हुए मुझे आपकी बस्ती के बारे में पता चला है।
मैंने फैसला किया है कि मैं हर हाल में आपकी मदद करूंगा। आप महान हो साहब, इसलिए आप हमारी मदद करने के लिए आए हो। मैंने आप सबके लिए पास में ही एक नई बस्ती बनाई है। आप सभी कल से ही वहां पर जाकर रह सकते हैं। ये उस जमीन के कागज हैं, लेकिन इससे पहले आप मुझे इस जमीन के कागज दे दीजिए, जिससे कि मैं दूसरे गरीब लोगों को खाना देने के लिए इस जगह का इस्तेमाल कर सकूंगा। गरीब लोगों की इतनी मदद कर रहे हो आप, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको अभी इस जमीन का कागज दिलवाता हूँ। ये कहकर मुखिया जी सभी बस्ती वालों से बात करने लगते हैं और समझाते हैं कि यह हमारे लिए खुशियों की सौगात है, इसीलिए हम सभी को अपने घरों के कागज उस धनवान व्यक्ति को दे देने चाहिए। ये बात सुनकर सभी बस्ती वाले अपने घरों के कागज लेकर उस धनवान व्यक्ति के पास इकट्ठे हो जाते हैं और उस धनवान व्यक्ति को अपने घरों के कागज सौंप देते हैं। रवि उन सभी कागजों को लेकर और उनसे कल फिर आने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह इस बस्ती के सभी लोग अपना अपना सामान बांधकर उस धनवान व्यक्ति रवि का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर रवि की गाड़ी आती है और उन सबके साथ पैदल पैदल चलकर उन्हें अपनी जगह पर ले जाता है। रास्ते में एक बहुत गंदी सी जगह पर पड़ती है। वहाँ पर खूब सारा कूड़ा करकट पड़ा होता है। वहाँ पहुँचकर रवि रुक जाता है और सभी बस्ती वाले भी रुक जाते हैं। तभी मुखिया जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ साहब, और कितनी दूर है वो नई बस्ती, और आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? अब से यही तुम्हारी नई बस्ती है। देखो तो कितनी बड़ी जगह है। अब से तुम सब यहीं टेंट में रहोगे, कूड़े कचरे के पास। कितना अच्छा है ना ये सब। ये तो धोखा है हमारे साथ। हमने तुम पर भरोसा करके इतना दूर हम आए और हमने अपने घरों का कागज भी तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें दिए, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। ऐसा क्यों मुखिया जी, इस जगह के कितने फायदे हैं पता है। इतना बड़ा खुला मैदान है, चारों तरफ से खुली हवा आती है और तुम्हारे बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं, और कचरा फेंकने के लिए आप सभी को कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बस्ती वाले अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और अफसोस करते हैं कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो वहीं अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। पर इस बात का काफी गहरा असर मुखिया जी पर होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनके कहने पर ही सभी बस्ती वालों ने अपने घरों के कागज उन्हें दे दिए थे। इसीलिए वो गहरे सदमे में आकर काफी बीमार पड़ जाते हैं। मुखिया जी की 2 बेटियां हैं, सीता और गीता। वो दोनों दिल्ली के सरकारी कॉलेज में अपनी अपनी पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों को जैसे ही अपने पिताजी की तबीयत खराब होने की खबर पता चलती है, वो तुरंत अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचती हैं। जब वो वहां पहुंचती है तो उन्हें सच्चाई का पता चलता है। सीता और गीता दोनों को बहुत गुस्सा आता है। वो अब रवि से बदला लेना चाहती हैं। दीदी, क्या करना है आपको पता है ना, उसे शक नहीं होना चाहिए। सीता हिम्मत करके रवि के घर जाती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? आप मिस्टर रवि है ना? हाँ, मैं ही रवि हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? पास वाली बत्ती की जमीन आपकी ही है ना मिस्टर रवि? इसी बारे में आपसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं गोल्ड फाइंडिंग करती हूँ। हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक आपकी जमीन में ढेर सारा सोना मौजूद है। सच में? मैंने सोचा था कि वो जमीन बेकार है, इसीलिए मैंने कुछ ही दिन पहले वो जमीन कुछ भिखारियों को दे दी है। ऐसी बात है तो अब वो भिखारी बहुत जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, मैं कैसे भी करके वो जमीन इनसे वापस ले लूंगा। आप बस ये बताइए कि आगे करना क्या है। सरकार की इजाजत लेनी पड़ेगी और सोने को निकालने के लिए भी बहुत सारी मशीन लगेंगी और उन मशीनों का खर्चा भी बहुत होगा। आप बस 2 करोड़ जैसी छोटी सी रकम का इंतजाम करिए, बाकी मशीन को लेकर आने की जिम्मेदारी मेरी है। ये बात सुनने के बाद रवि सोच में पड़ गया कि असली में उस जगह पर सोना है भी या नहीं। ये जानने के लिए वो सीता के साथ मिलकर उसी जगह पर जाता है। इतने में गीता जमीन में कुछ खुदाई कर देती है, छोटे छोटे पत्थरों को सोने की परत में रंग देती है। थोड़ी ही देर में सीता और रवि उसी जगह पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसी बत्ती के कुछ छोटे छोटे बच्चे गोल्ड बॉल के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर रवि हैरान हो जाता है। मैडम सीता, मैं अभी थोड़ी देर में आपके हाथों में पूरी रकम रख दूंगा। आप बस उन गरीबों को सोने की बात पता चलने मत देना। इसके बाद वो अपने घर के सभी सामान और कीमती वस्तुएं बेच देता है और अपनी जमा पूंजी सबको मिलाकर 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है और सीता के हाथ में लाकर दे देता है। और फिर वो सभी बस्ती वालों के पास जाकर माफी मांगता है और उन्हें उनकी जमीनों के कागज लौटा देता है और उन्हें उनके घरों में वापस जाने के लिए कहता है। कल सुबह आप अपनी जगह पर आ जाइएगा, कल काम शुरू कर देंगे। ये कहकर सीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह रवि वहाँ पर आकर सीता का इंतजार करता है। वो सीता का काफी देर तक इंतजार करता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं आता। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, फिर भी कोई नहीं आता।
ऐसे इंतजार करते करते वहाँ पर पड़े एक सोने के कंकड़ पर उसकी नजर जाती है तो रवि उस कंकड़ को उठाकर देखता है। उस कंकड़ पर से थोड़ा सा पेंट हट रहा होता है। ये देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये जानने के बाद रवि वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सीता और गीता की समझदारी को देख सभी बस्ती वाले उन्हें शाबाशी देते हैं और सभी को उन दोनों पर बहुत गर्व महसूस होता है। इसके बाद सभी बस्ती वाले अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत करते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।